नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब की बार गुड़गांव के अंदर जो बाढ़ की स्थिति है ना, वो पहले से ज़्यादा विकराल है। हालांकि मैं लगभग 25-30 साल से देखने लग रहा हूं कि गुड़गांव में हर साल बाढ़ की स्थिति पैदा होती है और थोड़ी सी बारिश से ही पूरा गुड़गांव जलमग्न हो जाता है। लेकिन अब की बार तो वास्तव में बहुत विकराल स्थिति है और गुड़गांव के जितने भी लोग हैं वो इससे बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो दोस्तों, अब इस मामले में मुझे क्या लगता है कि क्या इसका समाधान होगा और क्या कारण है और कैसे लोगों को गुड़गांव से निजात मिल सकती है, इससे बाढ़ से निजात मिल सकती है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि गुड़गांव की जो आबादी है ना, वो पूरे ज़िले की आबादी है 15 लाख, इसके आसपास है, 10-20 हज़ार ऊपर नीचे। और गुड़गांव शहर की जो आबादी है ना, वो है 13 लाख, यानी 95% लोग अकेले गुड़गांव शहर के अंदर रहते हैं, बाकी के 5% रहते हैं वो गांव के अंदर रहते हैं। और गुड़गांव आज के दिन एक टेक सिटी है, फाइनेंशियल हब है और यहाँ पर पूरे गुड़गांव के अंदर पूरे देश से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑफिस हैं वो देश की बड़ी बड़ी कंपनियों के ही नहीं, मल्टीनेशनल कंपनियों के भी ऑफिस है, जिसमें रोजगार की संभावना है। पूरे देश से जो बच्चे हैं रोजगार के लिए गुड़गांव में आते हैं और फिर यहीं आके सेटल हो जाते हैं, और इसलिए शहर की जो जनसंख्या है हर 10 साल के अंदर डबल हो जाती है। लेकिन दोस्तों, गुड़गांव की ये जो बाढ़ की स्थिति है ना, इसका कारण है, मैं ये समझता हूँ कि प्रशासन का निकम्मा और भ्रष्ट और अक्षम होना है, असक्षम, वो इसका कारण है। इसका कारण क्यों? क्योंकि गुड़गांव शुरू से ही प्लानिंग कर ही नहीं पाया। गुड़गांव प्रशासन है वो बाढ़ से निकलने की प्लानिंग कर ही नहीं पाया, और इसी कारण की आज ये स्थिति है कि आज वो चाहते हुए भी इसकी प्लानिंग नहीं कर सकता, किसी भी कारण से नहीं कर सकता। लेकिन खैर दोस्तों, अब इसका क्या समाधान है, कारण क्या है और क्या गुड़गांव वासियों को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके ऊपर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इसके कारण क्या है। दोस्तों, गुड़गांव पहले था ना, ये पुराना गुड़गांव था, जैसे गुड़गांव गांव है, ये इसके आसपास का क्षेत्र है, यानी गुड़गांव की जो सीमाएं हुआ करती, वो जो पुराना बस स्टैंड है गुड़गांव के शहर के अंदर, वहाँ से लेके न और बस गेड़ा चौक तक हुआ करती, और इधर शीतला माता मंदिर से भूतेश्वर मंदिर तक, यहीं तक का गुड़गांव हुआ करता, और इधर रेलवे स्टेशन हुआ करता। तो यहाँ तक गुड़गांव था, और वहाँ प्रशासन ने जो शिविर व्यवस्था की थी वो यहीं पर की थी। उससे पहले तो गांव के अंदर भी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे नगर पालिका बने, उसके बाद नगर परिषद बना, फिर नगर निगम बना, तो धीरे धीरे जो विस्तार है होता रहा। लेकिन उसमें एक समस्या ये आई कि गुड़गांव, पुराने गुड़गांव के आसपास जितनी भी खाली जमीन थी ना, वहाँ पर अवैध कॉलोनियाँ बसने लगी, कुछ वैध कुछ अवैध, और अवैध कॉलोनियों में सरकार शिवर वगैरह की तरफ ध्यान नहीं देती। तो यहाँ पर जो भी गुड़गांव वो कॉलोनी काटने लगा करते या जो प्लॉटिंग किया करते और मकान बन जाएगा, तो वो अपने हिसाब से थोड़ा सा गड्ढा खोद लिया करते और थोड़ा बाहर वो कर लिया करते गली के अंदर। तो पानी का प्रॉपर सिस्टम नहीं हुआ करता, तो इससे प्लानिंग नहीं हो पाई सीवरेज की। और खासकर जो चारों तरफ अवैध कॉलोनियाँ कटी, वैध या अवैध कॉलोनियाँ कटी, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ बहुत से धन्ना सेठ बने जो रियल कारोबार से जुड़े, और उन्होंने गुड़गांव का विस्तार किया। अब आप इसे गुड़गांव का विकास कहिए या विनाश कहिए, लेकिन उसमें मैं मानता हूं कि उसमें उन लोगों का भी हाथ है। अब जैसे उनके अंदर राव धर्मपाल जी हुआ करते हैं, गोपाल कांडा जी हैं, सुखबीर कटारिया जी, नवीन गोयल, मुकेश पहलवान, एक गजय सिंह कबलाना, ओम प्रकाश सैनी, जैसे ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे लोग आए जो रियल एस्टेट के कारोबार में उतरे, और उन्होंने वैध या अवैध कॉलोनियाँ बसाई, लेकिन सीवर सिस्टम की उन्होंने व्यवस्था नहीं की, और बहुत बाद में धीरे धीरे सीवर सिस्टम बनने लगा। लेकिन जब शहर का विकास होने लगा, यानी नेशनल हाईवे जयपुर हाईवे, इससे दूसरी तरफ शहर का विकास होने लगा या सेक्टरों का निर्माण होने लगा, तो सेक्टरों में तो सीवर व्यवस्था थी, उन्होंने सरकार ने हुड्डा ने उसकी व्यवस्था की। हुड्डा का मतलब हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उन्होंने पानी की निकासी के लिए सेक्टरों के अंदर तो की, लेकिन बाहर जहाँ पानी निकला करता ना, बाहर शहर से बाहर जो पानी की निकासी हुआ करती, उसके ऊपर तब तक ये जो रियल एस्टेट के कारोबारी थे, इनकी बिल्डिंगें बन गई, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, और वो जो पानी की निकासी का जो शहर से बाहर जाने का रास्ता हुआ करता, वो हो गया ब्लॉक। और वो जो ब्लॉक होने से पानी शिवरों में तो आया, लेकिन शिविरों से बाहर नहीं निकल पाया। एक शिविर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, शहर के अंदर ही वो चक्कर काटता रहा। दूसरा फिर उसका भी बुरा हाल हुआ, कचरा प्रबंधन कारण लोग जो कूड़ा है वो बाहर डालने लगे। धीरे धीरे वो जो
शिविर पहले हुआ करते, उन्हीं के अंदर वो कूड़ा जाके न पानी को रोकने लग गया। लेकिन प्रशासन एक तो ये नहीं देख पाया कि जो भी उसने प्लानिंग की वो उस टाइम की प्लानिंग की कि उस टाइम कितनी आबादी है और कहाँ तक वो बच सकती है, वो आइडिया ही नहीं लगा पाई कि हर 10 साल के अंदर गुड़गांव शहर की आबादी है वो डबल होने लग रही है, जनसंख्या डबल होने लग रही है, और जितना जो विकास उसने अंदाजा लगाया था उससे 10-20 गुना ज्यादा शहर के चारों तरफ विकास होने लगा। तो इस प्लानिंग के कारण शहर के अंदर है ना वो पानी की निकासी नहीं हो पाई, और ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस बने या रोड बने वो पानी के निकासी के रास्तों के ऊपर बने, और उसके लिए प्रशासन चाहते हुए भी या फिर अपने पर्सनल लालच के कारण उन रास्तों को नहीं खोल पाया, उन जो रोड है उनके नीचे सीवर सिस्टम नहीं दबा पाया, और इसके कारण शहर का जो पानी है वो शहर में ही रहने लग गया। एक सबसे बड़ी वजह ये है। तो अब बात ये है दोस्तों कि सरकार आखिर क्या कर सकती है इस पानी की निकासी के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि सरकार तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक कि कोई बड़ा जान माल का नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब पानी है जो वो शहर के अंदर ही रहने लग रहा है, शहर के बाहर तो जा नहीं रहा है। तो जब वो धीरे धीरे जमीन के अंदर पानी जाने लगेगा, और खासकर अब की बार जो पानी इकट्ठा हुआ है वो जब जमीन के अंदर जाने लगेगा, तो ये जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बनी है या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी है 20-20 मंजिल की, जिस दिन ये भर भरा के गिरने लगेंगे, लोग मरने लगेंगे ना, तब सरकार की आंख खुलेगी। लेकिन तब भी सरकार को ये समझ में नहीं आएगा कि इस पानी की निकासी का करें तो क्या करें। क्यों? क्योंकि शहर के अंदर का जो पानी है वो बाहर निकालने का कोई भी रास्ता नहीं है, और वो न सरकार की समझ में आ रहा है न प्रशासन की समझ में आ रहा है। तो मैंने कई बार लोगों के इंटरव्यू लिए, जितने भी नेता इनके इंटरव्यू लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के इंटरव्यू लिए, मैंने बार बार इस चीज़ का पूछा, तो उन्होंने कूड़े का तो बताया और शिविरों की सफाई का तो बताया कि हम कूड़ा प्रबंध करने लग रहे हैं, कूड़े को उठाने लग रहे हैं, शिविरों की सफाई करने लग रहे हैं, लेकिन कोई भी ठोस योजना नहीं बता पाया कि इस पानी को शहर से बाहर कैसे निकालें, यानी गुड़गांव जिले से बाहर कैसे निकालें। तो एक दो से मैंने प्लानिंग भी पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने ये कहा कि इधर मानेसर की साइड से इधर से निकालने की अगर हम कोशिश भी करें तो उधर अरावली की पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पर ज़मीन ऊंची है, तो वहाँ तो संभव ही नहीं है, फिर किस साइड में निकालें, कैसे निकालें, लोग विरोध करते हैं। तो इस तरह के प्रशासन ने और नेताओं ने बहाने बनाए, जबकि सीरियस कोई भी नहीं था इस मामले में। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता है, वो पता नहीं सरकार करेगी या नहीं करेगी। और मैंने उस रास्ते को कई नेताओं को और कई अधिकारियों को बताया कि अगर आप इस तरह करें तो गुड़गांव शहर को पानी की निकासी से राहत मिल सकती है, पानी निकल सकता है। तो ये योजना इतनी बड़ी है दोस्तों के इसमें प्रशासनिक अधिकारी तो ये कहने लगे जिस ये तो सरकार के लेवल का काम है, प्रदेश के लेवल का काम है, सेंटर के लेवल का काम है, ये तो हम तो नहीं कर सकते, जब उनकी कोई प्लानिंग होगी तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए दोस्तों मैं पहले तो वो योजना बताऊं कि क्या योजना है। वो योजना ये है कि जैसे ये मेट्रो रूट होता है ना, अंडरग्राउंड मेट्रो रूट, बड़ी बड़ी टनल के बीच से मेट्रो लाइन जाती है और वहाँ से उनके ऊपर से मेट्रो जाती है। तो अगर ये जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं उसके अंदर इसी तरह पानी की निकासी के टनल बनाए जाएं, बड़े बड़े टनल बनाए जाएं जिसमें सीवर का पानी डले, और उस टनल को शहर से बाहर, मतलब इतनी बाहर के कम से कम आने वाले 10-15 साल में भी अगर और शहर बढ़ता है तो उससे भी बाहर जाकर निकाला जाए। और अगर वो पानी उससे ये सोचे सरकार की इनको बाहर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए उसके जो किनारे हैं उनके ऊपर बड़े बड़े पंप जेट लगाए जाए और वो पानी को अपलिफ्ट किया जाए। जैसे एक बार ऊंचाई के चौधरी बंसीलाल ने ड्रिप सिस्टम लगाया था, और उसमें क्या था कि नहर की जो लेवल था वो नीचे हुआ करता, खेत ऊपर हुआ करते, तो उन्होंने बड़े बड़े पंप सेट लगा दिए थे और उसको पंपों से पानी को अपलिफ्ट यानी ऊपर कर दिया था। यही तरीका यहाँ हो सकता है कि अगर नीचे से टनल बनाए जाए और उसके मुहाने के ऊपर यानी किनारे के ऊपर अगर बड़े बड़े पंप जेट लगाया जाए और उस पानी को ऊपर उठा के ने और फिर किसी दूसरी नहर में या नाले के अंदर या किसी और के अंदर डाला जाए, तो वो पानी गुड़गांव की सीमाओं से बाहर जा सकता है। और उसके लिए भी किस साइड से किया जाए वो प्रॉपर प्लानिंग की जा सकती है। अगर मानेसर की बात करें तो ये मैं मानता हूँ कि मानेसर के बाद पंचगांव वगैरह ये हैं, ये जमीन थोड़ी ऊंची बनती है, अरावली की पहाड़ियाँ भी आती है, लेकिन अरावली की पहाड़ियाँ जो है वो ये जो नेशनल जयपुर हाईवे है इससे और सोना की तरफ तो ज़्यादा बढ़ रही है और उस साइड में कम बढ़ रही है। तो इस रास्ते से उसके पैरेलल किया जा सकता है, जो नेशनल हाईवे उसके नीचे से या उसके पैरेलल जगह बनाई जा सकती है और वो आराम से पानी की निकासी हो सकती है। नहीं तो इधर फरीदाबाद की तरफ भी, बल्लभगढ़ की तरफ भी पानी की निकासी हो सकती है।
और या फिर इधर ये झज्जर की साइड है या फिर रोहतक की साइड है, इस साइड में भी पानी की निकासी हो सकती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सरकार की इच्छा शक्ति, अगर सरकार ये सोचे कि शिविरों की सफाई करके ने अगर काम चला लेंगे तो ये नहीं हो सकता, पानी की निकासी नहीं हो सकती। और वो दिन दूर नहीं, अगर सरकार ये तरीका नहीं करेगी तो ये जितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है ये बरबरा के गिरेंगी, हजारों आदमियों का जान माल का नुकसान होगा, तब सरकार चेतेगी। और मुझे ऐसा लगता है सरकार की आंखें तब भी नहीं खुलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे देगी, भाषण दे देगी और इससे ज़्यादा नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी गुड़गांव को इस बाढ़ से, इस पानी से कोई निजात मिलेगी दोस्तों। तो ये तो गुड़गांव की किस्मत के ऊपर डिपेंड है कि उनके साथ क्या घटना घटती है, कैसे घटती है। और लेकिन अगर गुड़गांव के लोग चाहते हैं तो सरकार को मजबूर करना होगा इसके लिए कि जन आंदोलन नहीं, जन क्रांति पैदा करनी होगी कि पानी की निकासी का कुछ भी साधन करिए, गुड़गांव से बाहर पानी की निकासी करिए, ताकि आने वाले टाइम में ये जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ये जमीन दोज ना हो और लोगों को जान माल का नुकसान ना हो। तो जब तक जन क्रांति नहीं होगी तब तक सरकार की आंख नहीं खुलेंगी दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। हाँ, एक बात जरूर सरकार ये सोचती है कि पैसा कैसे कमाया जाए, किस योजना से कमाया जाए, तो ये पैसे कमाने का भी बहुत बड़ा माध्यम है। अगर ये इस तरह का शिविर जो मैंने बताया कि टनल बनाई जाए, जमीन के नीचे से मेट्रो की तरह टनल बनाई जाए, तो ये इतना बड़ा लेवल, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक से लोन भी मिल जाएगा। और एक बार राजीव गांधी ने कहा था कि हम अगर 1 रुपया भेजते हैं तो वो आम आदमी तक 15 पैसे ही जा पाता है। अगर सरकार 1 रुपया भेज के 5 पैसे भी लगा देगी तो भी इस गुड़गांव के जाम से मुक्ति मिल जाएगी दोस्तों। लेकिन अगर सरकार ये सोचेगी कि नहीं हम सारा ही खाएं, पब्लिक में लगाए नहीं, ये करें, तो तब तक तो समाधान होगा नहीं। लेकिन सरकार से भी ये अनुरोध है कि इस पानी की निकासी का जल्दी से जल्दी समाधान करें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब ये गुड़गांव की जितनी आसमान छूती बिल्डिंगें हैं ये जमीन के नीचे गिरेंगी, लोगों का नुकसान होगा, हजारों लोग इसमें मरेंगे। इससे पहले सरकार को सुधरना चाहिए, सोचना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए और लोगों को भी अपनी जान की कीमत पर नहीं, अपनी जान बचाने के लिए सरकार को मजबूर करना चाहिए कि इस तरह पानी की निकासी का साधन करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ और मेरा ये आकलन सही है तो आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरा गलत सुझाव है तो भी आप कमेंट करें ताकि मैं भविष्य में इस तरह का अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इसी तरह के विश्लेषण, इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।